This program is powered by Sagar TMT and Pipes, a product of Pankaj Group. नमस्कार, मैं हूं जय दुबे। एशियन न्यूज की यह खास पेशकश मुद्दा हर सप्ताह जन सरोकार के मसलों को प्रमुखता से सामने लाता है, विशेषज्ञों से राय लेकर आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जिसका संबंध संसार में जन्म लेने वाले हर एक इंसान से है, बल्कि उसके जीवन से मृत्यु तक के सफर से उसका संबंध है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम आज मुद्दा में डॉक्टर और दवाओं को लेकर जहां हकीकत से आपको वाकिफ कराएंगे, तो साथ ही देश में चल रही भर्राशाही के खिलाफ आवाज कैसे बुलंद हो, अपने विशेषज्ञों से परामर्श भी लेंगे और कोशिश करेंगे हम अपने दर्शकों को बताने की कि यह जो ओवरऑल और एक तरीके से जैसे देखा जा सकता है कि यह डॉक्टर का जो व्यवसाय है, जो हॉस्पिटल का व्यवसाय है, उसमें कैसे लगाम लगाया जा सकता है, यह हम एक तरीके से बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर, जिसे धरती के भगवान का दर्जा दिया गया है, इंसान छोटी सी तकलीफ हो या फिर गंभीर बीमारी का दंश किसी पर यकीन करता है तो वह केवल डॉक्टर है। अगर डॉक्टर ने यह कह दिया कि उसके बाद किसी भी किंतु परंतु की उसके पास कोई जगह ही नहीं बचती, पर्ची पर डॉक्टर ने जो दवा लिख दी उस पर क्या लिखा है इससे उस इंसान को कोई मतलब नहीं होता। वह अंधभक्त की तरह मेडिकल स्टोर पर जाता है, फिर वह कीमत की भी परवाह नहीं करता। महज इतनी बातों से ही समझा जा सकता है कि एक डॉक्टर पर इंसान किस हद तक भरोसा करता है। पर सवाल बेहद गंभीर है कि क्या आज के दौर में डॉक्टर्स उस भरोसे का सम्मान करते हैं या नहीं? क्या वे अपनी कमाई से ज्यादा महत्व किसी की भी जिंदगी को देते हैं या नहीं? क्या निजी स्वार्थ को दरकिनार कर अपनी काबिलियत का उपयोग समाज की सेवा के लिए करते हैं या नहीं? ये ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जिनका जवाब ही नहीं मिलता है। और आज वो दौर है जहां डॉक्टर्स, लैब्स और फार्मा कंपनियां सिंडिकेट की तरह काम कर रहे हैं। इस सच्चाई को हम सभी जानते हैं और समझते भी हैं, जिस पर मुहर एक ईमानदार और मानवीयता के पुजारी डॉक्टर ने लगाई है। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल पंजाब के लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने भारी मन से एक पोस्ट लिखा अपने सोशल मीडिया में कि हॉस्पिटल की नींव सेवा भावना से प्रेरित होकर रखी गई थी, लेकिन आज के समय में यह केवल लूट, कमीशनखोरी के गोरखधंधे का अड्डा बनकर रह गया है। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि निजी अस्पताल संचालक, सेवा के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले डॉक्टर्स और उनकी आड़ में देश के लोगों को ठगने वाली फार्मा कंपनियां मानवता को शर्मसार कर रही हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह स्वयं डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। डॉक्टर साहब ने यह लिखा है कि कैसे 9,000 रुपए की दवाई की जिसकी वास्तविक एमआरपी या कीमत 900 रुपए होती है, कैसे डायलिसिस में उपयोग होने वाले दवाई जिसकी कीमत 1800 रुपए एमआरपी है, वास्तव में उसकी कीमत 250 रुपए होती है। कैसे जो एमआरआई या सिटी स्कैन या विभिन्न तरीके के डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी किए जाते हैं, उसमें वास्तविक पैसा जो लगता है, अगर किसी का चार्ज 3,000 रुपए है, तो कैसे कोई समाज सेवी संस्था उसको 300 से 400 रुपए में करती है, तो वह 2,000 रुपए का जो गैप है, अगर 3,000 का कोई जांच है और उसमें 2,000 का गैप आता है, तो वो पैसा कहां जाता है? तो वास्तव में वो पैसा डॉक्टर के पास जाता है, जिस डॉक्टर ने उसको रेफर किया होता है कि आपको ये दवाई या ये जांच करानी है और यहां से करानी है। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे और इसमें व्यवस्थित रूप से अपन आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। हमारे साथ आज विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जो कि आईएमए के प्रेसिडेंट हैं और जिनका एक काफी अच्छा वर्चस्व रहा है इस फील्ड में, इस क्षेत्र में। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हमेशा से मानवता के लिए काम करते आए हैं और अपने आप को आगे रख के कोशिश करते हैं कि मानवता के दिशा में कैसे काम हो, डॉक्टर कैसे काम करें। और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुदीप पाठक जी, जो कि भोपाल से हैं, जो कि एमडी हैं और भोपाल के प्रख्यात डॉक्टर हैं। साथ में प्रख्यात पत्रकार साथ राजेश लाहौटी जी भी जुड़े हैं, जो कि एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के समूह संपादक भी हैं। बात करते हैं, पहला सवाल लेते हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता सर से। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आपसे सवाल है कि
आखिर यह इतना बड़ा गैप क्यों है? आज के समय पे सबसे बड़ा भार अगर कुछ है तो वो चिकित्सा है और बीमार पड़ना लाजमी है। जिस तरीके के आज के जीवन में रहन सहन का तरीका हो गया है और जिस तरीके से आबादी बढ़ते जा रही है, बीमार होना लाजमी, तरह तरह की बीमारियां घेरते चले जा रहे हैं शरीर को। उस वैसे दौर पर और जहां पे एक अमीर आदमी की अगर बात की जाए तो उसके लिए पैसे का कोई उस तरीके से मोल नहीं है। वो यहाँ नहीं हुआ तो दूसरे शहर चला जाएगा, विदेश चला जाएगा। आखिर आपको क्या लगता है डॉक्टर राकेश गुप्ता जी कि इतना गैप क्यों हो गया है? लालच, लालसा इतनी बड़ी क्यों हो गई है? जी, इसका स्वास्थ्य मंत्रालय से भी कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात जी, तीसरी बात ये कि जो केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय है जी, वो सारी ड्रग पॉलिसी बनाता है और इसमें मुनाफा कितना होगा, कैसी दवाई मिलेगी, जी, इसके लिए कुछ श्रेणियां निर्धारित है। एक डीपीसीओ श्रेणी होती है, जी, ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी होती है। उसमें कुछ दवाएं एसेंशियल ड्रग से लेबल होती है और वो उसकी दवाई का रेट फिक्स हो जाता है या उस सॉल्ट का रेट फिक्स हो जाता है। जी, सभी कंपनियों को वो दवाइयां उसी रेट पे पूरे देश में बेचनी होती है। जी, यदि कोई दवा डीपीसीओ में नहीं है जी, तो अलग अलग कंपनियां अपने रिसर्च मॉलिक्यूल को रेट निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये अंतरराष्ट्रीय बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये पॉलिसी की चीज है और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये पॉलिसी निर्धारित है। जी, रही बात दवा की प्रॉफिट की, जी, ये बात भी केंद्र सरकार निर्धारित करती है कि इसका मिनिमम रेट इतना होना चाहिए और मैक्सिमम की कोई श्रेणी निर्धारित नहीं है। जी, तो डॉक्टर क्या करता है और क्या दवाई लिखता है और उसमें कितना प्रॉफिट है, ये राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार के अधिनियम में आता है। जी, और दवा यदि सस्ती होनी है जी, तो केंद्र सरकार बहुत अच्छे से इसकी पॉलिसी बना सकती है। और आपने ये बात जो कही कि इसका प्रॉफिट किसकी जेब में जाता है, ये शोध का विषय है। जी, दूसरी बात ये कि फार्मा लॉबी हथियार लॉबी के बाद सबसे पावरफुल लॉबी है, ये आपने देखा होगा। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ। जी, डॉक्टर का नियंत्रण दवाई की क्वालिटी और दवाई की प्राइस में नहीं रहता है। जी, और जहां तक आप कहते हैं कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डॉक्टर की जेब में जाता है, जी, तो डॉक्टर की जेब में जाने के लिए यदि किसी को शिकायत करनी है जी, तो इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन है, मेडिकल काउंसिल है, वो सबूत सहित शिकायत कर सकता है और डॉक्टरों पर इस पे कार्रवाई भी होती है। जी, इस प्रकार की बात कहना कि इसका ज्यादातर हिस्सा डॉक्टर की जेब में जाता है, ये बहुत बेमानी है और बेतुका आरोप है। मुझे जी, लगता है कि मीडिया को बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बातें कहनी चाहिए। जी, और जहां तक अमीर बात और अमीर और गरीब की बात आपने कही, जी, बीमारी यदि अमीर गरीब देखकर आती साहब तो जी, इस दुनिया में अमीर आदमी मरता नहीं। जी, सबको बीमार होने के बाद अपने स्वास्थ्य की कीमत समझ में आती है और पैसा जो है सबको बराबर लगता जी, है। मुझे लगता है कि दवा स्वास्थ्य सेवाएं जो महंगी हो रही हैं, जी, वो केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं महंगी क्यों हैं। जी, सरकारीकरण जो हुआ है और जी, सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य अपने हिस्से से छोड़कर प्राइवेट सेक्टर के भरोसे दे दिया है, जी, तो हर कोई चाहता है उसका अच्छे से अच्छा इलाज हो। जी, अच्छे से अच्छे इलाज की और अच्छी से अच्छी शिक्षा की कीमत होती है। जी, यदि आपने पॉलिसी निर्धारित की है जी, कि कोई भी कहीं भी जाके आयुष्मान कार्ड से इलाज कर सकता है, तो मरीज चाहेगा कि वो सरकारी अस्पताल में न जाए, वो जी, प्राइवेट अस्पताल में जाए। जी, और प्राइवेट अस्पताल में जिस प्रकार की सेवाएं लोग चाहते हैं, जी, तो आपके अस्पताल में एंटर करने से लेकर बाहर आने तक हर चीज की कीमत है। जी, बिजली, आपके जो वर्कर्स हैं उनकी, वहां पर जो दूसरी सेवाएं हैं वो पल पल की और क्षण क्षण की कीमत होती है। और वो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर जो है वो अपनी जेब से नहीं देते हैं। जी, जो अस्पताल संचालक है, कॉर्पोरेट हाउस जिसको चला रहा है, उसकी कीमत होती है और इसमें सरकार का कोई बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं है। जी, ये बात बिल्कुल सच है। मुझे लगता है कि क्वालिटी सर्विसेज के हिसाब से सारी सेवाओं की कीमत निर्धारित होनी चाहिए, लेकिन बात सरकार के समर्पण की है कि वो अपने सरकारी अस्पताल सबसे पहले क्यों नहीं सुधारती। जी, कोई व्यक्ति अपने सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाना जी, चाहता, ये आत्म मंथन की बात है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है, जी, जिसका बहुत छोटा सा मुखड़ा आपने दवा की कीमत के हिसाब से दिया। मुझे लगता है कि दवा की कीमत एक बहुत छोटा सा अंग है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए।
बाकी चीजों पे भी मंथन करने की जरूरत है, जो मुझे लगता है कि मीडिया के हिस्से अभी ये बात नहीं आई है, इसलिए हम लोग मंथन नहीं कर पा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और बड़ा सवाल, चूंकि आपने मीडिया के ऊपर भी सवाल उठाया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काटता हूँ और वापस आपको लेकर चलता हूँ डॉक्टर राकेश सर, कि मीडिया या एशियन न्यूज़ या हम नहीं कह रहे हैं, ना हम कोई पुष्टि कर रहे हैं, ना हम ये कहना चाहते हैं कि जो बैलेंस का पैसा है या जो कट है वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल हैं जो कि पंजाब से आते हैं, उन्होंने यह पोस्ट लिखा है और बड़ा ही व्याख्यान के तौर पर लिखा है। हम सिर्फ उनके पोस्ट को कोट करते हुए आपसे यह सवाल कर रहे हैं कि एज ए डॉक्टर अगर वो पोस्ट लिख रहे हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है यह पोस्ट, और उन्होंने बहुत सारा डिटेल लिखा है, मैं आपको अलग से भी पोस्ट को भेजूंगा, आप जरूर इसको देखिएगा कि बीइंग एज ए डॉक्टर अगर वह इस बात को कह रहे हैं तो उसमें कितनी सत्यता होगी, क्या नहीं होगी, यह हम आपसे समझना चाह रहे हैं और हमारा कोई पुष्टि नहीं है। इस बात को तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं डॉक्टर साहब कि अब अगला सवाल आपसे लेता हूं कि अगला सवाल यह है डॉक्टर साहब कि अब अपन आ जाते हैं मानवता पे कि कितने की कोई दवाई केमिकल फैक्ट्री से या फार्मास्यूटिकल कंपनी से बन के आती है या बनती है, उसके बाद उसमें जितना गैप है वह रिटेलर के पास, उसके बाद उपभोक्ता के पास पहुंचते तक जो गैप है वो गैप कितना बड़ा है। मानवीय रूप से हॉस्पिटल में अगर कोई फार्मेसी पे कोई दवाई 10 रुपए की मिलती है और हॉस्पिटल में उसी को 100 रुपए चार्ज किया जाता है, तो वो मानवीय रूप से कहां तक सही है? देखिए, उन्होंने लिखा होगा, ये बात मैं कह रहा हूं कि सत्यता कहीं ना कहीं होगी जी। और जो कॉर्पोरेट जगत का प्रवेश हुआ है अस्पतालों की व्यवसाय में जी। वो हम लोगों से छुपा नहीं है जी। और लोग उन अस्पतालों की सेवाओं का उपयोग करने से पहले ये जानते हैं कि यहाँ पर सारी चीजों की कीमत है जी। और दवाई जो है और सेवा शुल्क जो है जी। वो उनका अधिकार है, वो लिख कर रखते हैं, मरीज को बताते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका टाई अप होता है। जी। जो दूसरे पेशेंट होते हैं नॉन कॉर्पोरेट या नॉन इंश्योरेंस वाले, उनको भी सारी चीजें बताई जाती हैं और मुझे लगता है कि दवाओं की कीमत जो है स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत छोटा हिस्सा है जी। वो एड ऑन जरूर है, लेकिन उस पर बहुत सख्त नियंत्रण की जरूरत है। इसमें डॉक्टर का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो लुधियाना के डॉक्टर साहब ने जो पोस्ट लिखा होगा वो उनकी व्यथा का हिस्सा है। वो अपने आप को उस व्यवसायीकरण में मुफीद नहीं पा रहे होंगे तो उन्होंने अपनी पीड़ा लिखी होगी। बहुत सारे डॉक्टर ये महसूस करते हैं। उसके लिए जरूरी ये है कि उस कॉर्पोरेट जगत से वो बाहर आए और सेवा भाव यदि है तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर लें। जी, अगला सवाल लेते हैं डॉक्टर सुदीप पाठक सर से। डॉक्टर सुदीप पाठक जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा और हमारी जनता भी समझना चाहेगी और सरकार भी शायद समझने की कोशिश करे कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे पहुंच में हो सके, कैसे उपलब्ध हो सके, कैसे निजी स्वास्थ्य सेवाओं के दर को कम किया जा सकता है। क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप, क्या कुछ समझाना चाहेंगे आप कि कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिससे निजी स्वास्थ्य सेवाएं सबकी पहुंच में आ जाए? नमस्कार, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे को आज आपके चैनल में बुलाने के लिए। जी। निजी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए देखिए, आज की तारीख में जब से आयुष्मान भारत योजना आई है जी, तो मेरे ख्याल में सारे बड़े शहर, छोटे शहरों में मेरे ख्याल में 80 से 90% हॉस्पिटल में इसका कवरेज आ चुका है जी। इसके अलावा जो निजी स्वास्थ्य जो निर्भर करती है जी, वो प्राइवेट इंश्योरेंस पे निर्भर करती है और आयुष्मान भारत पे निर्भर करती है जी। मैं आपको आंकड़ों से उदाहरण अगर दूं जी, तो जैसे मैं अगर आपको मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश की तकरीबन जनता 7 से 7.5 करोड़ के आसपास की है जी। और इसमें आयुष्मान के लाभार्थी आप ले ले तो वो कम से कम 3.5 से 4 करोड़ के आसपास पहुंच जाते हैं जी। आज के अभी जो उन्होंने नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उसको भी इसमें अगर ले ले जी। इसके अलावा कम से कम 20 से 25% जो लोग प्राइवेट में हैं जी, इन लोगों का प्राइवेट इंश्योरेंस किसी ना किसी प्रकार से कहीं से है जी।
तो मैं तो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाता हूँ, हर प्रकार के अस्पताल देखता हूँ मैं। जी यहाँ पे आप मान के चलिए कि आज की तारीख में अगर कोई अस्पताल है जहाँ पे 100 बिस्तर का अस्पताल है, तो 60-70% पेशेंट आयुष्मान भारत के लाभार्थी रहते हैं। जी 20 से 25% के आसपास 20% आपके प्राइवेट इंश्योरेंस वाले रहते हैं। जी तो ये जो स्थिति आप बोल रहे हैं कि आप कैसा बेहतर सेवाएं वाजिब दाम में आज मिल सके, जी। तो मेरे ख्याल में हम उस चीज के बहुत करीब आ रहे हैं। जी रैदर मेरा आपको सुझाव और सवाल ये रहेगा जी कि हम जो सेवाएं दे रहे हैं जी उसकी गुणवत्ता कैसे बेहतर कर सके। जी सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और जिम्मेदार जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जी जो CMHOs होती है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जी। है, उनको इस बात पे ध्यान रखना है कि हम इन सेवाओं को और कैसे बेहतर दे सके। पर्टिकुलरली जो आयुष्मान से संबंधित जितने मरीज रहते हैं, आयुष्मान के हॉस्पिटल रहते हैं, इनके लाभार्थी रहते हैं, जी तो आज की तारीख में हम उस चीज के बहुत करीब है। और जो बाकी 5 या 10% के आसपास जो मरीज बचते हैं, वो आप जिस मुद्दे को लेके आपने स्टार्ट किया था कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो हो रहा है, जी तो ये लोग जो है ये बेसिकली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाने वाले लोग रहते हैं। जी तो वो बहुत ज्यादा कोई चीज देखते नहीं है, वो ये देखते हैं कि कहाँ पे सुविधाएं सबसे बेहतर है, उनके अनुकूल है, और वो वहां जाते हैं। और डॉक्टर तो- साहब, इस क्षेत्र को, स्वास्थ्य क्षेत्र को व्यवसायीकरण से कैसे बाहर लाया जा सकता है? क्या किया जाए कि स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवसायीकरण से बाहर आके सेवा भाव का जो क्षेत्र शुरू से रहा है उसमें हो सके? सरकार क्या उपाय करे? देखिए, व्यवसायीकरण आप बोल रहे हैं कि जैसे जिसमें आपने अभी पहले जो मुद्दे उठाए, चाहे वो दवाई के हों, चाहे वो डायग्नोस्टिक के हों, जी। और इन सब से लेके कि लोगों में जो भ्रम और जो चीजें लगती है, जी। मैं आपको उसके लिए 2-3 चीज अगर आपको मैं बताऊं कि बिल्कुल देखिए, आप इतनी जो अपन ने बात करी है कि दवाइयों की प्राइस और इसमें जिम्मेदार कौन है। जी देखिए, दवाइयाँ क्या होती हैं, जैसे कि डॉक्टर राकेश ने बताया था जी कि जो अच्छे मॉलिक्यूल्स और नए मॉलिक्यूल्स होते हैं दवाई के, चाहे वो इंसुलिन होता है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स होती है, चाहे वो कैंसर की दवाइयाँ होती है, जी इन सब का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं। जी मतलब आप इतना अमाउंट पैसा लगता है, तो वो जो कंपनी उसको बनाती है वो 10 साल तक, 15 साल तक उसका राइट्स ले लेती है कि वो उसका प्राइस कंट्रोल करती है। जी अब बचती है इसके अलावा जो बाकी दवाइयाँ हैं, जी तो वो आप जानते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि एक DPCO होता है। DPCO में मतलब जो अपनी केंद्र सरकार जी। है, उसने एक प्राइस फिक्स कर दी है कि ये दवाई है, ये मॉलिक्यूल है, इसका इतना दाम होना चाहिए। जी तो ये तो देखिए केंद्र सरकार के हाथ में है कि अपने देश में जितनी दवाइयां हैं, जितने इंजेक्शन हैं, जितने सर्जिकल आइटम्स है, जो भी कंज्यूमर्स है, जी वो आपको ये प्राइस रहेगी, ये आपकी MRP रहेगी। तो उन्होंने ये छाप के दे दिया है, और ये चीज जो है ये पूरे देश में हर एक मेडिकल स्टोर में, हर एक अस्पताल में परकुलेट होएगा। जी तो अगर आप बोले कि दवाइयों में डॉक्टर कोई कुछ कर रहा है, कोई अस्पताल कुछ कर रहा है, तो देखिए इसका कंट्रोल, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, सीधे केंद्र सरकार के हाथ में है। जी तो आप चाहते हैं कि ये और इसमें बेहतर हो सके, तो ये सवाल आपको केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से आपको बोलना पड़ेगा जी कि भाई ये दवाइयाँ इतनी ज्यादा हैं, जी। इसकी प्राइस आप 20%, 30%, 50% कम करिए। जी जो कैंसर की दवाइयाँ हैं, इस पे आप भारी छूट करिए, इन पे GST नहीं लगाएं। जी तो इसमें कोई हॉस्पिटल का कोई रोल नहीं रहता है, वो MRP पे दवाई लाते हैं और उसको आगे बेचते हैं। जी अब दूसरी बात आपने बोली थी इसमें इन्वेस्टिगेशंस की, और जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के चार्जेस की, जिसमें आप व्यवसायीकरण बोल रहे हैं। जी तो देखिए, आपको अगर घर में बाहर खाना खाने जाना है, जी तो आपको बाहर गली में भी एक दुकान मिल जाएगी, जी आपको शहर के एक बिजनेस सेंटर में भी मिल जाएगी, मॉल में भी मिल जी। जाएगी, और आपको एक 5 स्टार होटल भी मिल जाएगा, आपको एक 7 स्टार होटल भी मिल जाएगा। जी तो ये तो जो व्यक्ति को खाना खाना है और जिसकी कितनी इच्छा है और क्षमता है, तो वो तो उस हिसाब से उस अस्पताल में जाएगा, जी खाना खाने जाएगा या कुछ भी करने जाएगा। जी तो इसमें हम बोले कि वो प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, वो जो एक जो चीज जो है 10,000 20,000 की होती है, जिसमें जी। 1-2 लाख रुपए ले रहे हैं, जी तो ये तो हर बिजनेस में इस चीज का मॉडल है। ये आप 5 स्टार मैं होटल होता है, समझ 7 गया, स्टार होटल है, डॉक्टर हम साहब लोग मैं क्यों समझ गया आपकी बात को। बट क्या है, यहाँ पे एक सवाल और बन जाता है कि
जो रोज़मर्रा खाने पीने की खासकर जो चीज़ें हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं से नहीं जोड़ी जा सकती, क्योंकि वो नेसेसिटी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। और जो खान पान की चीज़ें हैं वो चूजन हो जाता है कि वो विश पर निर्भर करता है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं, बट स्वास्थ्य सेवा में ऐसा नहीं, मजबूरी हो जाती है। अगला सवाल लेते हैं हमारे समूह संपादक राजेश लाहौटी जी से। राजेश लाहौटी जी, ये मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया कि सरकार ऐसी क्या कोशिश करे कि या ऐसे क्या रूल रेगुलेशन, नियम, रूल बुक बनाए जिससे कि स्वास्थ्य सेवा आम जनों के लिए, आम जनता के लिए, मास के लिए जो निजी स्वास्थ्य सेवा है वो पहुंच में हो सके। आयुष्मान योजना ठीक है, आप कहेंगे कि इंश्योरेंस कराइए, वो भी ठीक है, लेकिन यह सेवा भाव में कैसे आ सकता है? क्या किया जाना चाहिए कि जिससे कि एक जो लेयर बनते चले जा रहा है वो लेयर कटे, खत्म हो लेयर और डायरेक्ट कनेक्ट हो? क्या कहना चाहेंगे राजेश लाहौटी जी? देखिए, अभी तक जितनी बातें डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने और डॉक्टर सुदीप जी ने कही है जी, वो काफी हद तक पूरा जो मेडिकल है उसको लेके एक एक चीजों को स्पष्ट करने के लिए काफी है जी, और कुछ चीजें जो खास कर ये कि सरकार अब क्या पहल करे जी, तो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, जहाँ शब्द आ रहा है लूट का, खसोट का या दूसरी चीजें, तो मुझे लगता है सारी चीजें सरकार से ही जुड़ी है। जी, अगर सरकार अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बना दे, जी, सरकार हर आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा दे, जी, हर आदमी को अस्पताल में दवाई, डॉक्टर्स और बाकी जो जो भी इलाज की जरूरत हो अगर वो मुहैया करा दे, जी, तो एक जो बड़ी हुई जनसंख्या है खासकर, जी, जो भयावह टाइप से भीड़ के रूप में आ रही है और चीजों के रूप में, मतलब देखा जाए तो इलाज के रूप में जी, उनको वो चीजें ही उपलब्ध नहीं हो पाती, तो वो फिर निजी चिकित्सकों की ओर भागती है। जी, निजी चिकित्सकों की ओर भागती है तो फिर वो तमाम चीजें फिर धीरे धीरे शुरू होती है। जी। फिर लैब के चार्ज भी लगते हैं, फिर दवाइयों के चार्ज भी, जो भी है। खैर दवाइयों के लगे तो डॉक्टर साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा है, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने, कि दवाइयों की कीमत डॉक्टर तय नहीं करते हैं, वो बाकायदा जो मंत्रालय है वो तय करता है। डॉक्टर सुदीप पाठक जी ने भी यही बोला है। लेकिन मेरा जो कहना है कि जब सरकार की तरफ से वो फोर्स इलाज नहीं मिलने पे जब बाहर भागती है तो फिर उसे प्राइवेट चिकित्सक ही नजर आते हैं। फिर यहाँ एक बात बड़ी अच्छी कही डॉक्टर सुदीप पाठक जी ने कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक छोटी दुकान भी है और एक रेस्टोरेंट भी, एक 5 स्टार होटल भी है। अब ये हमें तय करना है कि कहाँ खाना खाना है। ठीक है, ये बिल्कुल इस बात से मैं क्या हम सभी सहमत हैं। अब वो कैटेगरी का आदमी है कि वो अपने इलाज कहाँ कराना चाहता है, तो वो हिसाब से अपने चीजें भी देखता है। कारपोरेट हॉस्पिटल की बात करें हम, तो वहां पे वही आदमी जाता है जिसकी क्षमता है, तो हम उसको लूट खसोट से बाहर ही रखेंगे क्योंकि उसकी पेइंग कैपेसिटी इतनी है तो वो अपना इलाज करा सकता है। या हम लूट खसोट से या दूसरी चीजों से जो हम बात करेंगे, उस पब्लिक की या उस आदमी की बात करेंगे जो वाकई में जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज संभव था लेकिन वो इलाज नहीं हो पाया और दूसरी जगह गया और उसको वहां पे भी सही इलाज नहीं हो पाया और उसका बिल लगातार बढ़ता गया। आदमी मर गया फिर भी वेंटिलेटर पे है, आदमी का मामूली बिल है लेकिन फिर भी उसे वहां से रिलीज नहीं किया जा रहा। ऐसे कई सारे केस आते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात फिर बोलना चाहूंगा कि ये सब चीजों के लिए केवल वही डॉक्टर जिम्मेदार हैं जो उन तमाम डॉक्टरों से अलग है, जो सेवा भाव या दूसरे काम करते आए हैं। उन डॉक्टरों से अलग हैं ये डॉक्टर, जिनका काम ये है कि सफेद कोट पहन लिया तो हमें इसकी कीमत वसूलना है। ऐसे कई सारे मुन्ना भाई भी जो आ चुके हैं इस प्रोफेशन में, जो बहुत ही लिमिटेड है, हालांकि उसके बाद इन चीजों पे बंदिश लग चुकी है जांच वांच के बाद। इन मुन्ना भाइयों ने अपने अस्पताल खोले हैं बड़े बड़े, ये इलाज आज तक नहीं करते हैं लेकिन ये मालिक बन के बैठे हैं और तमाम डॉक्टरों के जरिए बाकी सब चीजों को अंजाम देते या वसूली अभियान में लगे पड़े हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें काफी कम है या बोल सकते हैं एक अलग वर्ग है। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने और डॉक्टर सुदीप पाठक जी ने बताया है जो खासकर सेवा भाव करने वाले चिकित्सक है हमारे यहाँ और वो बाकायदा उस चीजों में काम करते भी हैं। आज भी कई मरीजों का फ्री में इलाज करते हैं, वो चले भी जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो सरकार की बनती है। सरकार जब तक अपना सिस्टम दुरुस्त नहीं करेगी, चिकित्सा व्यवस्था सामान्य नहीं हो पाएगी और इस तरह की तमाम विसंगतियां सामने आती रहेगी। दूसरी जो एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आयुष्मान नाम की एक नई योजना शुरू की सरकार ने और धीरे धीरे कई सारी योजनाएं शुरू करती। क्या वाकई में ये योजनाएं शुरू करने की जरूरत है? आपको जरूरत करने मतलब शुरू करने की जरूरत ही नहीं है। आप उनको पर्याप्त इलाज दो ना अपने हॉस्पिटल्स में, अपने अस्पताल बढ़ाओ, अपनी सुविधाएं बढ़ाओ, तो आपको इस तरह की स्कीम्स लाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी वहां खुश रहेगा तो बाकी चीजें होगी ही नहीं।
समय की बाध्यता है बिल्कुल। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है, मैं आपको, आप तीनों हमारे मेहमान और हमारे दर्शकों को अवगत भी कराना चाहूँगा, शिक्षा। देखिए, मेडिकल शिक्षा एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है और सरकारी सीटें कम हैं। सरकारी सीटें के बाहर जैसे ही बच्चा प्राइवेट कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ने जाता है, या कॉलेजों में पढ़ने जाता है, तो वहाँ फीस बहुत ज़्यादा होता है। जब मोटा रकम फीस दे करके बच्चा पढ़ के निकलता है तो उस पर उसी तरह के बोझ भी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आयुष्मान योजना जरूर लागू की है, जिसके जरिए गंभीर बीमारियों का इलाज भी मुफ्त में संभव है। सरकारी अस्पतालों में इस योजना का लाभ भी मिलता है, निजी अस्पताल भी इस योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन कई अवसरों पर देखा जाता है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को निजी अस्पताल में इलाज कराने की सलाह देकर पर्दा झाड़ लेते हैं। अब उसके पीछे चाहे वहां जगह ना हो या कारण कुछ भी हो, वहीं निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ बहुत हद तक दिया जाता है, कई बार नकार भी दिया जाता है कुछ कारण बता के, बल्कि दाखिल होने से पहले उसको और भी कई तरीके की चीजें समझा दी जाती हैं। देश में ऐसे में देशवासियों की अपेक्षा केवल सरकार से है और कटघरे में वापस से सरकार ही खड़ी है। सफेद पोश लुटेर जैसे कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसमें, चाहे फार्मा कंपनियां हो, चाहे कॉरपोरेट जगत हो, जो इस तरीके से इन्वॉल्व हो गई हैं और निजी स्वास्थ्य सेवा भी दिन प्रतिदिन महंगी होते चले जा रही है। बड़ा सवाल है, इस पे तमाम सरकारों को, तमाम प्रशासन को, सबको ध्यान देने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, और खासकर कॉरपोरेट जगत को भी और हमारे समाज से भी बड़े बड़े डॉक्टरों को भी, कि कैसे क्या उपाय करके निजी स्वास्थ्य सेवा को कम के महंगाई को या उसके कॉस्ट को कम किया जाए, जिससे यह आम जनता सिर उठा के जा सके कि इस अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाऊंगा। उसको 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल या सामान्य रेस्टोरेंट की तरह यह न देखना पड़े कि मेरे जेब में जितना पैसा है मैं वहीं खाना खा सकता हूं। मेरा रोग यह है और इस रोग का डॉक्टर ये बड़ा है और इससे इलाज संभव है और वह इलाज कराना संभव है और मैं वहां जाके अपने जेब के अनुसार इलाज करा सकता हूं। यह ज्यादा जरूरी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एशियन न्यूज के इस प्रोग्राम मुद्दा से जुड़ने के लिए। और आप तीनों मेहमानों ने बहुत ही हद तक और बहुत अच्छे से इस मुद्दे को अपने अपने लेवल पे, अपने अपने समझ के हिसाब से, अपने अपने स्तर पे बताया, हमारी जनता को समझाने की कोशिश की। वास्तव में धरती पर भगवान डॉक्टर ही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब स्थिति खराब होती है तो डॉक्टर के सिवा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो आपको, आपका इलाज करके आपकी जान को बचा सके, चाहे वो गंभीर दुर्घटना हो जाए या आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाए। तो हम सबको डॉक्टर के इस व्यवसाय के लिए और हमारे सभी चिकित्सकों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए और कृतज्ञ रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार, अगले सप्ताह फिर एक नए मुद्दे के साथ हम फिर वापस हाजिर होंगे अपने नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए एशियन न्यूज।